हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ईथर के क्लासिफिकेशन और उसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमको ईथर की दो बनाने की विधियाँ पढ़नी है। पहला हमारा है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहलों की निर्जलीकरण द्वारा कैसे ईथर को बनाया जा सकता है। और हमारा जो दूसरा मेथड है वो एक नेमिंग रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि है विलियमसन संश्लेषण विधि। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे ईथर को बनाया जा सकता है इन दोनों मेथड से। हमारा फर्स्ट मेथड है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण क्या होता है। तो ऐसा मेथड जिसमें H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो, कोई जल निकलता हो बाहर, जल का कोई अणु, तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है किसका? एल्कोहल का, यानी एल्कोहल से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो यानी एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन कराते हैं, और डिहाइड्रेशन कराने के लिए दो कंडीशन है। यहाँ पर प्रोटिक एसिड, कोई भी प्रोटिक एसिड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि H2SO4। प्रोटिक एसिड मीन्स होता है ऐसे एसिड जो H+ आयन देते हो, जो प्रोटॉन देते हो, उसे कहते हैं प्रोटिक एसिड। तो इस कंडीशन के लिए एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए यहाँ पर प्रोटिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन है यहाँ पर टेम्परेचर। तो देखते हैं कि जब एल्कोहल का निर्जलीकरण कराया जाता है तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। पहले केस में जो हमारा बनता है वो होता है एल्कीन, और दूसरे केस में बनता है ईथर, ठीक है। अब बस यहाँ पे डिफरेंस किसका है? डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर हमने हाई कर दिया, अगर हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है, हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं या डिहाइड्रेशन कर रहे हैं प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर देखते हैं एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। जबकि एल्कोहल का अगर प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में लोअर टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, इसी कंडीशन पर जो है ईथर का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो हमको तो पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो हम जो है इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर यही ROH हमने यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन होता है, और ये लो टेम्परेचर पर होता है। लो टेम्परेचर कहने का मतलब एकदम लो नहीं, लो मतलब इस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर, ठीक है। ये जितना टेम्परेचर लेंगे उससे लो टेम्परेचर पर होगा तो ईथर का फॉर्मेशन होगा, और उससे हाई टेम्परेचर होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एथेनॉल जैसे हमने ले लिया CH3 CH2OH। अब एथेनॉल का रिएक्शन कराया गया है, एथेनॉल का रिएक्शन किसी प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पर टेम्परेचर को रखा गया 443 केल्विन, और यहाँ पर टेम्परेचर रखा गया 413 केल्विन। तो दोनों केस में देखें तो यहाँ पर जब टेम्परेचर 443 केल्विन था तो यहाँ पर एथीन का फॉर्मेशन हुआ, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यही जब टेम्परेचर 413 केल्विन था तो डाई इथाइल ईथर यानी CH3 CH2O CH2 CH3 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यानी ईथर के फॉर्मेशन के लिए एल्कोहल से अगर ईथर का फॉर्मेशन हमको करना है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर होना चाहिए, ये कंडीशन है, और प्रोटिक एसिड का प्रेजेंस होना चाहिए। आइए अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि कैसे जो है एल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एथेनॉल का रिएक्शन प्रोटिक एसिड से हमको केवल H+ आयन ही चाहिए, H+ आयन के साथ रिएक्शन कराया गया, ठीक है। टेम्परेचर कितना है? 443 केल्विन। तो यहाँ पर एथीन का फॉर्मेशन हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ इसका मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ईथर का मैकेनिज्म समझेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही एथेनॉल को हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर H+ का प्रेजेंस होता है, तो यहाँ पर हमको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर जाता है H+ के पास और इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर CH3 को CH2 और सिंगल बॉन्ड H करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये CH2 और O जुड़ जाता है इसके साथ, H के साथ, ठीक है, और O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके अब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, क्योंकि ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसके कंपेयर में, कार्बन कंपेयर में। तो यहाँ से ये बॉन्ड का
बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करता है तो ये जो H है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ पर होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर CH2, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर जो H+ प्रोटी के सॉल्वेंट से प्रोटिक एसिड से आया था वही H+ यहाँ पर बाहर निकल जाता है। और यही H+ जो है अगले वाले मॉलिक्यूल के लिए अगले वाले एथीन के फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से ये मेथड होता रहता है। तो ये मेथड कब होगा, ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब प्रेजेंस होगा हाई टेम्परेचर का, जैसे कि 443 केल्विन का। अब आइए ईथर का मैकेनिज्म देख लेते हैं। प्रोटिक एसिड यानी H+ आयन के प्रेजेंस में अगर यही रिएक्शन अब 413 केल्विन पर करा जाए, टेम्परेचर को हम 413 केल्विन रखें, तो देखा जाता है कि यहाँ पर इस केस में जो है यहाँ पर बनता है डाई इथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, इस केस में बनता है डाई इथाइल ईथर। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि हमारे पास जो एथेनॉल है, एथेनॉल को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से जो प्रोटिक एसिड का जो H+ है ये यहाँ से जुड़ता है इस H+ के साथ ऑक्सीजन, तो बनता है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 और O, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाता है और O के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो तो इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर दिया, यानी यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब हमको पता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर तो ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लेने की इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है तो इस कार्बन पर क्या आती है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एथेनॉल का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, एथेनॉल का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है एथेनॉल के सेकेंड मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आता है इस कार्बन के पास, इस पर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई और यहाँ से ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यानी H2O बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से जुड़ जाता है, तो होता है यहाँ पर CH3 CH2 और O, और O के साथ H भी है तो H को हम नीचे दिखा दें, H और यहाँ पर CH2 और CH3 प्लस H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और इस O के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज की। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ पर H के प्लस के साथ जुड़ा था तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे ही ऑक्सीजन इस कार्बन जुड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या होता है कि यही जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये H+ जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर बनता है लास्ट स्टेप में CH3 CH2O और नीचे H है और यहाँ पर CH2 और CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन दे करके H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनता है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो ये है पूरा फर्स्ट मेथड ईथर बनाने का, बहुत ही ईजी है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि किसी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अगर हमको ईथर बनाना है तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए, ये कंडीशन है। और अगर हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन करा देते हैं तो वहाँ पर बन जाता है एल्कीन। ठीक है, और इस रिएक्शन से हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सममित ईथर यानी सिंपल ईथर है। सिंपल ईथर कहने का मतलब कि ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो दोनों एल्काइल ग्रुप है वो दोनों सेम है, यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, यानी इस मेथड से हम जो है मिक्स्ड ईथर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हुआ। आइए सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, विलियमसन सिंथेसिस मेथड। सेकेंड मेथड है विलियमसन सिंथेसिस यानी विलियमसन संश्लेषण मेथड। इस मेथड में जब किसी एल्काइल हैलाइड की यानी कि RX की रिएक्शन कराया जाता है किसी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ यानी NaOR- के साथ, जब किसी एल्काइल हैलाइड की या का रिएक्शन कराया जाता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि X और NaX के फॉर्म बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ROR- सीधे सीधे बन जाता है ROR- प्लस NaX। तो इसी मेथड को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण मेथड या विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, तो आइए इस रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल लेकर के इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH3Br
प्लस यहाँ पर हमने ले लिया NaO और C2H5, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड और यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले लिया। अब जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बनता है हमारा CH3 यहाँ से और O और C2H5 प्लस यहाँ से NaBr, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन इस मेथड में कुछ शर्तें भी हैं, आइए वो आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि जब इसका रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड का, तो एल्काइल हैलाइड का जब भी रिएक्शन कराएंगे, जैसे मान लीजिए हमने CH3Br लिया है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो सोडियम एल्कोक्साइड में है NaO, मान लीजिए हमने ले लिया C2H5। तो यहाँ पर जब ये NaOC2H5 यानी सोडियम एथॉक्साइड ब्रेक होता है तो यहाँ से निकलता है Na प्लस और OC2H5 माइनस। और यहाँ पर जी ये जो OC2H5 माइनस है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और न्यूक्लियोफाइल है यानी ये अटैक करता है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल है तो ये इस कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे ये हेलोजन है। हेलोजन ग्रुप क्या है कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ से Br को बाहर निकलता है और ये जो हमारा एथॉक्साइड आयन है ये अटैक करता है इस कार्बन पे और हमारा बन जाता है प्रोडक्ट। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर हमने यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड लिया, अगर ये टर्शियरी ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH3, ये तो प्राइमरी सीधे सीधे है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया CH3C और मान लीजिए CH3 और CH3 और यहाँ पर Br। तो इस केस में अगर इसका रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, इसका रिएक्शन अगर कराया जाए सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो पहले तो सोडियम एथॉक्साइड टूटेगा Na प्लस और OC2H5 माइनस यानी एथॉक्साइड आयन में। अब यहाँ पर जो एथॉक्साइड आयन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा उस कार्बन पे जहाँ पर कार्बन की डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कार्बन के तीनों साइड में क्या है, बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ भी एक मिथाइल, यहाँ एक मिथाइल, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हिंड्रेंस है यानी भीड़ भाड़ है, तो यहाँ पर ये जो एथॉक्साइड है वो सीधे सीधे इस कार्बन से अटैच नहीं हो पाता है। इस वाले केस में हमने देखा कि जो एथॉक्साइड आयन है वो सीधे सीधे इस कार्बन से अटैच हो गया और यहाँ पर मिल जाता है ईथर। और जब जैसे यहाँ पर ये टर्शियरी ले लिया गया तो यहाँ पर थोड़ी सी हिंड्रेंस आ गई यानी भीड़ भाड़ आ गया, तो यहाँ पर इस एथॉक्साइड आयन का सीधे सीधे इस कार्बन पर अटैक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस कंडीशन में यहाँ से ये जो हमारा बीटा कार्बन, ये जिस हेलोजन से जुड़ा हो जो कार्बन उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ये वाला बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर CH3 है तो इसको हम लिख सकते हैं CH2H। अब ये यहाँ पर ये एथॉक्साइड आयन तो सीधे सीधे इस पर कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता, तो ये सीधे सीधे ये जो हमारा बीटा हाइड्रोजन होता है वो किसी बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, क्योंकि इसको स्टेबल होना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको स्टेबल होना है तो इसको H+ से मिल जाए या किसी कार्बन से जुड़ जाए, तो ये सीधे सीधे यहाँ से H+ से जुड़ जाता है और बनता है C2H5OH। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे H+ को तो यहाँ पे आना है H+ को, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे करके बाहर निकल जाता है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर दे देता है, यहाँ पर ये निकल जाता है, तो Br जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से Br और यहाँ से Na, ये बन जाता है NaBr प्लस यहाँ से C2H5OH, यहाँ पर जो एथॉक्साइड आयन था वो और H मिलकर के C2H5OH बन जाता है। और यहाँ पर बन जाता है एक एल्कीन यानी CH3C और यहाँ पर ऊपर CH3 लिख दें और नीचे डबल बॉन्ड CH2। कहने का मतलब जब एल्केल हैलाइड हमने प्राइमरी लिया और ये सोडियम एल्कोक्साइड चाहे प्राइमरी ले चाहे सेकेंडरी चाहे टर्शियरी ले, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर एल्केल हैलाइड हमने प्राइमरी लिया है तब जो रिएक्शन होगा उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ईथर होगा। अगर यही एल्काइल हैलाइड हमने टर्शियरी या सेकेंडरी ले लिया तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एक एल्कीन होगा, ठीक है, एक एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और एल्कीन होगा। तो ये है इसके लिए कंडीशन। विल्सन सिंथेसिस में हमारा जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, तो तभी उस केस में जो है ईथर का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आइए इसको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने CH3 CH2 Br, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पर NaOCH3 के साथ, ठीक है, मेथॉक्साइड सोडियम मेथॉक्साइड के साथ।
तो यहाँ पर देखते हैं कि इस रिएक्शन में हमारा CH3 CH2 और O और CH3 यानी ईथर का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ से Na और Br मिलकर के सोडियम ब्रोमाइड बना लिए। तो ये तो रिएक्शन बहुत ही ईजिली हो गया। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है NaOCH3, ये पहले ब्रेक होता है Na+ में और OCH3- में, यानी मेथॉक्साइड आयन में। अब ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये अटैक करता है सेकेंड स्टेप में। जो मेथॉक्साइड आयन है CH3O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये मेथॉक्साइड आयन अटैक करता है एल्काइल हैलाइड के कार्बन पर, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के प्राइमरी अल्फा कार्बन पर। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 और Br। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर जो Br है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो ये ब्रोमीन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेथॉक्साइड आयन है वो इस कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है, और अटैक करता है तो यहाँ पर ये इससे जुड़ जाता है और Br बाहर निकल जाता है, और यहाँ से Br और यहाँ से सोडियम। यानी इस स्टेप में होता क्या है कि यहाँ पर CH3 और CH2 और यहाँ पर O और CH3 ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है, और प्लस यहाँ से Na जो पहले स्टेप में मिला था Na+ और यहाँ से Br- बन जाता है NaBr। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन ये है कि अगर हमने ये जो एल्काइल हैलाइड लिया है, अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेथॉक्साइड आयन का इस कार्बन पे अटैक करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगल बगल कोई कार्बन, ऐसा कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसको रोके। लेकिन जब जैसे यहाँ पर हमने सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH3 CBr, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है, ये हमने ले लिया टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया NaOC2H5 सोडियम एथॉक्साइड। अब इस केस में क्या होता है कि पहले तो इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में NaOC2H5 ब्रेक होता है, NaOC2H5 ब्रेक होता है Na+ और C2H5O- में, ठीक है, यानी एथॉक्साइड आयन यहाँ बनेगा, और एथॉक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यानी इसको चाहिए क्या, ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो जो हमारे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 और Br। तो देखते हैं कि जो हमारा एथॉक्साइड आयन है यानी OC2H5 नेगेटिव चार्ज। अब एथॉक्साइड आयन देख रहे हैं कि इस जो बीच वाला कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर की तरफ एक मिथाइल ग्रुप है, बाएं तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी मिथाइल ग्रुप है और बगल में Br है। तो यानी इस एथॉक्साइड आयन का इस कार्बन पर अटैक करना बहुत ही कठिन है। यहाँ पर ये इसका अटैक नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत अधिक है, हिंड्रेंस बहुत अधिक है। तो ये क्या करेगा, इसको जो है ईजी क्या है कि ये किसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को, बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को लेकर के एल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले। तो इस केस में क्या होता है कि ये चाहे तो यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर के ये बना लेता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है और ये इस पर अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, तो बनता है CH3 C और यहाँ पर ऊपर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये C2H5O नेगेटिव और H+ लेकर के बना लेता है ये एल्कोहल, यानी C2H। तो जैसे डबल बॉन्ड यहाँ होने लगता है, तो ये कार्बन पेंटावैलेंस होने लगता है, तो ये बॉन्ड, ये ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से Br- और यहाँ पहले स्टेप में Na+ मिला था तो NaBr बन जाता है, NaBr, और यहाँ पर बन जाता है एल्कीन। तो ईथर के फॉर्मेशन के लिए विलियमसन सिंथेसिस मेथड से ईथर के फॉर्मेशन के लिए जो भी हमने एल्काइल हैलाइड लिया है वो प्राइमरी ही होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी या किसी केस में ये सेकेंडरी या टर्शरी है तो उस केस में यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है।
तो आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को।